बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डिस्कशन के साथ मैं हूं मुज्तबा साकिब और औरंगजेब सरवरजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज का मौजू जो गुफ्तगू में हमारे सामने है वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे, अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करेंगे, लाहेअमल डिस्कस करेंगे, माइंडसेट डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले औरंगजेब साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मुश्तबा, और तमाम देखने सुनने वालों को भी सलाम और आपको भी सलाम। और यू आर देयर विद अदर वंडरफुल शो के साथ आप दोबारा से सबके सामने। लेट्स स्टार्ट। एंटरप्रेन्योर होता कौन है? हमने एक प्रोग्राम में पहले भी ये सवाल किया था, मैं चाहूंगा एक बार दोहरा दें डिस्कशन से पहले। हु इज एन एंटरप्रेन्योर? या एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? देखिए मुश्तबा, मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात भी कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कशंस भी हो चुकी हैं, लेकिन आज फिर आपके प्रोग्राम में इसको एक सादा सी और प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए मैं बात करना चाहूँगा। और देखिए, एंटरप्रेन्योर या कोई भी लफ्ज़ हो, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसको देखा जाए कि किस तरीके से वो किस ज़ुबान से ओरिजिनेट हुआ, जिसने भी उसको तराशा उसका मकसद क्या था। ठीक हो गया। इसी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप जिस अंदाज से परवान चढ़नी चाहिए थी वो नहीं हो रहा। उसकी वजह यानी कि हर कारोबार का आगाज करने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। हर कारोबार का आगाज करने वाला कारोबारी हो सकता है, वो कुछ देर के लिए प्रॉफिट भी कमा सकता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता। उसकी वजह कि एंटरप्रेन्योर की जो खसूसियात बताई गई हैं, उसमें सबसे बड़ी और सबसे जो डिफरेंशिएटिंग खसूसियत है वो है क्रिएटिविटी और इनोवेशन। अगर परचून की 10 दुकानें पहले से खुली हुई थी, 11वीं कोई और भी खोल के बैठ जाता है और उस तरीके से वो सेल कर रहा है, उसी तरीके से उसने अपना माल रखा हुआ है, वो बिजनेस पर्सन तो है, नॉट एन एंटरप्रेन्योर। दूसरी बात, एंटरप्रेन्योर का और बिजनेस पर्सन का जो सबसे बड़ा फर्क है, बिजनेस पर्सन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे तवज्जो देते हैं, एंटरप्रेन्योर सोशल चेंज पे तवज्जो देता है। ये दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है। नंबर 3, बिजनेस पर्सन हमेशा जो चलता हुआ बिजनेस है या कारोबार है या जो खानदानी कारोबार है वो करते हैं। एंटरप्रेन्योर इनोवेशन के साथ अपनी पैशनेट और मनपसंद मार्केट में एंटर होता है मोस्टली, और अगर वो अपनी मनपसंद मार्केट में ना भी आए। अच्छा तो औरंगजेब साहब, ये पेंडेमिक सिचुएशन में, इस क्राइसिस की सिचुएशन में, ठीक जी जी बोले। हाँ जी बोले मुझको। डिले आ रहा है कुछ साउंड में। ठीक जी। अच्छा औरंगजेब साहब, क्राइसिस या पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर जारी बात है, जब भी कोई क्राइसिस होता है तो नीड्स भी नई जनरेट होती हैं। हमारे एंटरप्रेन्योर्स इस वक्त खौफजदा हैं कि जो बनना चाहते हैं कि वो किस तरह से इस सिचुएशन में नए स्टार्टअप्स चलाएं, नए आइडियाज चलाएं। जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? बहुत बड़ी खुशखबरी है जी, आ रही, थोड़ा सा डिलेड आ रही थी जी। आई होप आप मुझे सुन सकते हैं अब। जी सवाल मैं करना चाह रहा हूँ कि पेंडेमिक सिचुएशन में, क्राइसिस की सिचुएशन में एक एंटरप्रेन्योर की क्या अप्रोच होनी चाहिए? हर क्राइसिस, हर पेंडेमिक नई नीड्स भी जनरेट करता है, तो किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट इस चीज को टैकल करने के लिए होना चाहिए? देखिए, उस माइंडसेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस, जिससे अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। एंटरप्रेन्योर्स या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करते हैं और या अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। चाहे पेंडेमिक हो, ये अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती, वो उस पे प्लान करते हैं और एट द राइट मोमेंट दे लॉन्च देयर बिजनेसेस। खास तौर पे पेंडेमिक या क्राइसिस की सिचुएशन में या किसी नेचुरल कैलेमिटी की सूरत में
जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बढ़ जाती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एंटरप्रेन्योर्स का बुनियादी मकसद पैसा कमाना, प्रॉफिट जनरेशन नहीं होता। दे वांट टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स, दे वांट टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसलिए कोई भी सिचुएशन हो वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी से खाली नहीं होती। तो अभी जैसे इस सिचुएशन के अंदर कुछ नीड्स नई भी जनरेट हुई हैं जिसमें हमारे एंटरप्रेन्योर्स को जाना चाहिए, उस पे लेके आना चाहिए। तो इस वक्त जो डिप्रेस्ड है तबका, हमारे स्टूडेंट्स का तबका है, जो लोग स्टार्टअप्स एग्जीक्यूट नहीं कर सके, चीजें नहीं कर सके, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उनके लिए तो मैं हर जगह पे यही बात कर रहा हूं कि प्लीज इस सो कॉल्ड डिप्रेशन से बाहर निकलिए, और डिप्रेशन से खुद इंसान को ही बाहर निकलना होता है। अगर आप हर वक्त मनफी खबरों पे तवज्जो देंगे, अगर आप हर वक्त मनफी कमेंट्स पे तवज्जो देंगे, फिर तो दुनिया बर्बाद रहेगी, दुनिया लुटी पुटी रहेगी। लेकिन अगर थोड़ा सा अपने आप को संभाल लिया तो इसी सिचुएशन में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि अगर थोड़ी सी अकल की जाए, थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, उनको कमर्शलाइज करने का एक हल्का सा प्लान बना लिया जाए, तो कम से कम पैसों में कई बिजनेस शुरू हो सकते हैं। कई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो उनका वेट कर रही हैं। लिहाजा खाली ये कहना कि ये सिचुएशन है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, पैसा डूब जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लोगों के और मसाइल हैं, हम क्या करें, ये बिल्कुल बीमार किस्म की सोच है। इसका एंटरप्रेन्योरशिप से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा औरंगजेब साहब, जब भी हम कोई नया आइडिया लेके आते हैं मार्केट में, नई चीज लेके आते हैं, वो इतनी जल्दी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो शुरू में काफी खौफजदा भी हो जाता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नया प्रोडक्ट है, उसको कंज्यूमर को एजुकेट करने में टाइम लगता है। देखिए, एंटरप्रेन्योर भी बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसके भी इमोशंस होते हैं, एक्साइटमेंट का इमोशन, रिस्क का इमोशन, डरने का इमोशन, सस्पिशन का इमोशन, लेकिन वो उन पे काबू पाते हैं और अपने पैशन को लॉन्च करने के लिए वो किसी किस्म के खौफ, किसी किस्म की हेसिटेशन को खातिर में नहीं आते। ऐसा नहीं है कि वो पत्थर के बने होते हैं और उनको कोई खौफ या कोई चीज नहीं होती, लेकिन वो उन रुकावटों को अपने लिए मुसीबत नहीं बनने देते। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर आप खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे, खुद से आपको शौक नहीं होगा, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे, लोगों के अपने तजर्बात पे सिर्फ आप बेस करेंगे, फिर तो जैसा वो आपको मशवरा देंगे, जैसी वो आपको तस्वीर दिखाएंगे, आपके सामने वैसी ही सिचुएशन नजर आएगी। लेकिन अगर आप अपने आइडिया पे काम करते हैं, क्योंकि आइडिया इज द बैकबोन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आइडिया अच्छा होगा तो उसकी एग्जीक्यूशन इज नेक्स्ट स्टेप। एग्जीक्यूशन के बगैर भी कोई आइडिया नहीं पनप सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रिलियंट आइडियाज लेके बैठे हुए हैं अपने सीनों में और दिमागों में, लेकिन बदकिस्मती से, सुस्ती से या किसी और वजह से वो अमल नहीं कर पाते। तो अमल, प्रैग्मेटिज्म जो है वो एंटरप्रेन्योर का एक और बहुत बड़ी शान है, जो उसको डिफरेंशिएट करती है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से और एक एंटरप्रेन्योर से। लिहाजा इस वक्त जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी नेगेटिव खबरें हैं, इसके बावजूद अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन वो लोग उस पर ज्यादा काम करते हैं, लोगों की राय पे, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे, जो खुद से रिसर्च नहीं करते, जो खुद से मार्केट में डूब के नहीं देखते कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, कौन सा टाइम सुटेबल है कि मैं बिजनेस लॉन्च करूं, कौन सा टाइम सुटेबल है कि मैं अपने ऑलरेडी जो बिजनेस है उसको मैं ग्रो करूं। जब तक खुद से रिसर्च नहीं करेंगे, दूसरों की बातों पे रहेंगे, तो प्रॉब्लम आती रहेगी। ठीक है। अच्छा, एक जो अमूमन सोच होती है कि पैसे के बगैर मतलब एंटरप्रेन्योर नहीं बना जाता, इसकी आप किस हद तक तायीद करते हैं, और क्या इस हवाले से नौजवानों को कहना चाहेंगे जो सिर्फ अपने ख्वाब इस वजह से छोड़ देते हैं कि उनके पास पैसे नहीं? देखिए, मैं इसको बिल्कुल रूल आउट तो नहीं करूंगा। डेफिनेटली यू रिक्वायर सम मनी एट सम स्टेज ऑफ योर बिजनेस एंड ऑल, लेकिन ये एक और बड़ा अच्छा आपने नुक्ता छेड़ा है। ये भी पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप की ज्यादा कामयाब ना होने की एक वजह है। पीपल डू नॉट वर्क ऑन देयर आइडियाज, पीपल डू नॉट वर्क टू कमर्शलाइज देयर आइडियाज। लोग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी शख्सियत की खसूसियात पे काम नहीं करते, अपना स्किल डेवलप नहीं करते। और पहला सवाल जब आप उनसे पूछते हैं कि जनाब आप बिजनेस क्यों नहीं कर रहे या एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन रहे, तो वो कहते हैं पैसा कहां से लाऊंगा मैं,
जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स थे, जो मैंने पहले चीजें आपको बताई हैं, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े हैं, पाकिस्तान में जो लोग हैं, उन्होंने पहले अपने आइडिया पे, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, अपनी खसूसियात पे, कमर्शलाइजेशन पे, सप्लाई चेन पे पूरा काम करके प्लान बनाया है और फिर देखा है कि उन्हें कितना पैसा चाहिए और कहां से चाहिए। 80% बिजनेसेस, मैं एक रफ एस्टिमेट अपने तजर्बे की बेस पे दे रहा हूं आपको, 80% बिजनेसेस डोंट रिक्वायर मच ऑफ द मनी। वो सिर्फ अपनी कमजोरी और अपनी लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से, लैक ऑफ रिसर्च की वजह से वो नहीं चल पाते, और लोगों को ये बहाना मिल जाता है कि जनाब पैसे नहीं है, हम क्या करें। जी बिल्कुल। औरंगजेब साहब ये डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ हद तक पैसा जरूरी भी होता है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज भी हैं, लेकिन कोशिश करेंगे इसको हम टैकल कर सकें। आप अगर जी, आपकी आवाज और तस्वीर आ रही है मुझे। जी, बात एंटरप्रेन्योरशिप की हो रही थी। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ज़हनी सिचुएशन का नाम है, एक मेंटल स्टेट का नाम है। उसको जब आप अपने बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको जब आप अपने कारोबार के जरिए अमली जामा पहनाते हैं, उस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। लेकिन बेसिकली ये एक मेंटल स्टेट है। दूसरी बात कि हमें अपने आइडिया पे काम करना चाहिए, उसकी कमर्शलाइजेशन पे काम करना चाहिए, पूरे बिजनेस प्रोसेसेस पे काम करना चाहिए, बिजनेस मॉडल पे काम करना चाहिए। उसके बाद फिर देखना चाहिए कि कितना पैसा चाहिए, कहां से आएगा, कितने फेजेस में हमें वो पैसा इस्तेमाल करना है। खाली पैसा ना होने की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप पे अमल ना कर सकना बहुत ज्यादती की बात है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने दिया वो ये था कि जिस वक्त भी आप क्रिएटिव आइडियाज के साथ आते हैं, अपनी जाती रिसर्च के साथ आते हैं, जिस वक्त भी आप पैशनेटली अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर की, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन। कौन सा टाइम है, कौन सा सेक्टर है कि जब मुझे अपना बिजनेस लॉन्च करना है। अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। जब आप इस पे आते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो हर वक्त अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, चाहे वो पेंडेमिक है या क्राइसिस है, हर वक्त बिजनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। बिल्कुल। अभी एक हमारे व्यूअर ने, दावर अजीज हैं, उन्होंने एक कमेंट किया है कि रिसर्च भी एक मस्ट एलिमेंट है। तो बिल्कुल जब भी हम कोई चीज बिजनेस प्लान करते हैं, स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरियल वेंचर प्लान करते हैं, तो सबसे जो बेसिक चीज हम मिस करते हैं वो रिसर्च होती है। हम अंदाजों की बेस के ऊपर चीजें कर रहे होते हैं। रिसर्च वर्क, प्लानिंग, ये कितनी हद तक इम्पोर्टेंट है कोई भी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर को कामयाब करने के लिए? देखिए, दावर अजीज साहब यूके और यूरोप के बहुत बड़े कंसल्टेंट हैं और बड़ी अच्छी बात है इन्होंने ये कमेंट किया। हम इस पे बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर से अर्ज करता चलूं कि देखिए, तहकीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप पीएचडी कर चुके हैं, चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, चाहे आप देहात में रहते हैं, चाहे आप शहर में रहते हैं, चाहे आप ग्लोबली कोई एंटरप्रेन्योरियल वेंचर लॉन्च करना चाह रहे हैं, जो उसकी बेसिक तहकीक है उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके लॉन्चिंग सिस्टम के बारे में, उसके डिलीवरी, उसके कस्टमर के बारे, सर्विस के बारे में, कस्टमर प्रोफाइल के बारे में, उसके वेंडर्स के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना इज नॉट वेरी नेसेसरी। इवन मैंने कई ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं कि देहात में रहने वाले मर्द और औरतों को बताया कि कैसे आपने अपने कारोबार के बारे में, चाहे वो 10,000 से शुरू हो रहा है, 5,000 से शुरू हो रहा है, कैसे रिसर्च करनी है आपने। तो रिसर्च का नाम सुनते ही जो हमारे ज़हन में एक बहुत बड़ा तस्वर आ जाता है कि हमें लेबोरेटरीज चाहिए, बहुत पढ़ाई लिखाई चाहिए, बड़े इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरमेंट चाहिए। ऐसा नहीं है, तहकीक बहुत सिंपल तरीके से हो सकती। औरंगजेब साहब, एक तो इशू ये है कि चले लम्स में पढ़ने वाला, नस में पढ़ने वाला बच्चा तो ये चीजें सीख सकता है, उसको एक्सेस भी है सारों की। आम जो बच्चा है वो एंटरप्रेन्योरशिप
اسکلس کیسے ڈیولپ کرے, نہ اس کو ایکسیس ہے لوگوں کی, نہ اس کو پرووائڈیڈ فیسلٹیز ہیں, نہ وہ انکیوبیشن سینٹرز اس طرح موجود ہیں, نہ چیزیں ہیں. یہ والا کمیونٹی, یہ والا طبقہ کس طرح کیٹر کرے ان چیزوں کو؟ they don't know how to communicate, they don't know how to write a proposal, pitch کیسے کرنا ہے, چیزوں کو پلان آؤٹ کیسے کرنا ہے. اس چیز کو ہم کیسے اوورکم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مجتبیٰ, جس طریقے سے پچھلے 4-5 سالوں میں انٹرپرینورشپ کی ایک ریلا سا آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں, ایوری باڈی از انٹرپرینور, ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ انٹرپرینورشپ. بہت سارے گروز ہیں, بہت سارے انٹرپرینورشپ کے کنسلٹنٹس ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی افیکٹونیس کیا ہے, آئی ول ناٹ ڈسکس, دے آر آل ڈوئنگ گڈ. لہٰذا اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں, پرائیویٹ ادارے ہیں, مائکرو فائنانس کے ادارے ہیں, سمیڈا ہے. تو ابھی یہ جواز دینا کہ جناب ہمیں تو اپرچونٹیز نہیں ہیں, وہ بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو مل سکتی ہیں, ابھی ایسا نہیں ہے. ہر چھوٹی بڑی یونیورسٹی میں انٹرپرینورشپ پہ سیمینار ہو رہے ہیں, انٹرپرینورشپ کے انکیوبیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں پہ. لیکن سوال یہ کہ کیا وہ خانہ پوری ہے یا وہ ورک فٹ بھی ہیں؟ کتنے وہ انٹرپرینورز انہوں نے پیدا کر دیے ہیں؟ یہ آپ نے جو کوسچن کیا, اس پہ بہت سارے گرے ایریاز ہیں. ان میں جو لوگ ہیں ان کی کمپیٹنس پہ سوال ہیں, ان میں جو پروسیجر اپنایا جا رہا ہے اس کی فیئرنیس اور افیکٹونیس پہ کئی سوال ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کتنا زیادہ پڑ رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ لیک آف اپرچونٹیز ہے, اور ساتھ ہی ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لڑکے اور لڑکیاں کچھ تھوڑا سا اپنی زندگی میں کرنا چاہ رہے ہیں, اس سوسائٹی کو, اس ملک کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں, دنیا جہاں کی اس وقت پاکستان میں اپرچونٹیز موجود ہیں, گائیڈنس کی بھی, سپورٹ کی بھی, لیکن چونکہ وہ خود کاہل ہوتے ہیں, زیادہ تر سست ہوتے ہیں, زیادہ ہمت نہیں کر سکتے, بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے, پکی پکائی چیزیں کھانا چاہتے ہیں. دیٹس وائی وہ ہر چیز کے جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ جی یہاں تو ہمیں اپرچونٹیز اویلیبل نہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرفیکٹ اپرچونٹیز ہیں, لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی جو ہے نا وہ آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور جناب بہت ہی طوفان ہے اور بڑی پرابلمز ہیں. کہیں نہ کہیں پہ ادارے کام بھی کر رہے ہیں, میرے جیسے کئی انڈیویجولز بھی کام کر رہے ہیں. فیس بک بھری پڑی ہے, ان سے رابطہ کیا جائے, ان کے ساتھ بات کی جائے, اداروں سے بات کی جائے. یہاں پہ صرف چھوٹی سی یہ ہے کہ ایک فریش مائنڈ جس نے نہ مارکیٹ دیکھی ہے, نہ دنیا دیکھی ہے, نہ وہ دیکھا ہے, چلو ہم اگر اسٹوڈنٹ یوتھ کی بھی بات کریں, وہ اگر غلط گائیڈ ہو جائے, وہ اگر غلط ڈائمینشن میں چلا جائے, یا وہ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے جس کو کہنا چاہیے, سو ہاؤ دیٹ روئنز ہز انٹائر لائف. آپ کا ایک انٹرپرینورشپ کا وینچر ہے, آپ کو پتہ ہے بزنس کو سکسیڈ کرنا اور نئے بزنس کو سکسیڈ کرنا زیادہ ٹف کام ہوتا ہے. سو یہ جو مس انفارمیشن ہے, غلط انفارمیشن ہے, یہ کس طرح سے, اس کو کس طرح سے ہم ریکور کریں؟ یہ تو بہت ڈیٹیل. دیکھیے اگر مذہبی طور پہ بھی دیکھا جائے تو ہم بہت سارے غلط علماء کے ہتھے اور مولویوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, وہ تو بدقسمتی ہے. لیکن اسی طریقے سے فیس بک پہ دیکھیے 90% 80% فالس انفارمیشن, فیبریکیٹڈ انفارمیشن چل رہی ہے. تو ہمارے ارد گرد حالات تو ایسے ہی ہیں, لیکن پھر ایک یہ خوش قسمتی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور دوسرا خود بھی عقل استعمال کرنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم اندھا دھند لوگوں کی باتیں سن کے اس کی تقلید کرنا شروع کر دیں اور آخر میں ان پہ الزام دیں کہ جی ان کی وجہ سے میں راہ بھٹک گیا تھا, ان کی وجہ سے میں اچھا کام نہیں کر سکا, تو یہ تو بڑا جرم ہے, اور بڑا جرم ہے. لہٰذا جہاں پہ نیم حکیم خطرہ جان وہیں پہ اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے. بالکل, وہ جیسے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, بتا کے قافلہ کب لوٹا, راہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہدری کا سوال ہے. اچھا, لاسٹ فیو کوسچنز اورنگزیب صاحب بفور وی اینڈ ٹوڈیز براڈکاسٹ. جو کرائسس ہوتا ہے, فار ایگزامپل نیا انٹرپرینور نے اسٹارٹ اپ ہے, لرننگ کا کانسیپٹ کتنا امپلیمنٹ کرتا ہے کرائسس کو اوورکم کرنے میں, اور کرائسس کو ایسے نئے انٹرپرینوریل وینچرز میں کس طرح سے اوورکم کیا جانا چاہیے؟ اچھا, اس سلسلے میں بھی میں نے کئی ایسے انٹرپرینورز دیکھے ہیں, بہت چھوٹی عمروں کے بھی, جو ہر وقت اپنے بزنس آئیڈیا میں, اپنے بزنس کی کوالٹی اور پروڈکشن میں, اپنے بزنس کے پروسیسز میں, وینڈرز میں, پروموشنل ایکٹیویٹیز میں گھسے رہتے ہیں. یہ میں ورڈ جو ہے یہ بڑا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں.
घुसे रहते हैं हर वक्त, वो ओढ़ना ठीक। बिछोना उनका बिजनेस होता है. दैट्स व्हाई दे नो द निटी ग्रिटी ऑफ देयर बिजनेस, दे नो द एग्जैक्टली। बॉटलनेक्स, दे नो द लूप होल्स. वो दूसरों पे नहीं छोड़ते और खुद कमरे में जाके आराम नहीं फरमा रहे होते, या पहली ही कमाई पे वो गाड़ियां खरीद के दुबई सैर करने नहीं चले जाते. दे बहुत से गेट इट. स्टार्टअप्स फेल होने की रीजन भी यही है कि रेवेन्यू इंप्रूवमेंट की जगह लग्जरीज पे लगा दिया जाता है. यस, री इन्वेस्ट नहीं किया जाता. और इस सिचुएशन में जब कोई भी क्राइसिस आता है तो 70% केसेस में उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया होता है कि वाकई ये सिचुएशन आने वाली है या आ सकती है, क्योंकि वो इतना मार्केट में खुबे हुए होते हैं, उसको वो मैनेज कर जाते हैं क्योंकि उसके लिए. और 30% केसेस में इवेंचुअली या इम्प्रॉम्प्चू किस्म का क्राइसिस जब उभरता है, उसके लिए भी उनमें हौसला होता है, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, वो सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, अपनी टीम के साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं और 90% केसेस में निकल जाते हैं उस क्राइसिस से. जैसे अभी पेंडेमिक का क्राइसिस आया हुआ है, इसमें जो लोग अपने बिजनेसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, जिन्होंने अपनी टीम्स को प्रॉपरली डेवलप नहीं किया हुआ था, जिन्होंने कंटीजेंसी प्लानिंग नहीं की हुई थी, दे जस्ट कोलैप्स्ड. वो बहुत जल्दी कोलैप्स कर गए. और जो सरवाइव कर रहे हैं वो दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है इसी पेंडेमिक में भी, खास तौर पे आईटी रिलेटेड जो इंडस्ट्री है. तो इसलिए ये कोताहियां अपनी होती हैं. जैसे मैं अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स और सेमिनार्स में कह चुका हूं कि बिजनेस तबाह होने की, फ्लॉप होने की 25-30% जो है वो हालात हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं. 60% 70% एंटरप्रेन्योर्स की अपनी कोताहियों की वजह से, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से, प्रोसेसेस के प्रॉपर ना होने की वजह से बिजनेसेस तबाह होते हैं. लास्ट क्वेश्चन औरंगजेब साहब, हाउ डज अ गुड नेटवर्क हेल्प्स यू टू सक्सीड इन योर बिजनेस और कैरियर? नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? जी, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मैं कहना चाहूंगा कि लास्ट क्वेश्चन में हम बहुत मुख्तसरन अगर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का भी जिक्र कर लें तो आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब और कारआमद हो सकता है. जहां तक आपने बात की कि बिजनेस की कामयाबी के लिए सोशल नेटवर्किंग का कितना हाथ है, तो मैं सोशल नेटवर्किंग को काफी अहमियत देता हूं. आपके जो सोशल नेटवर्क्स हैं वो आपका एक बहुत बड़ा रिसोर्स है. वो आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं, आपकी मैच मेकिंग करवा सकते हैं, बिजनेस मैच मेकिंग. लेकिन बदकिस्मती से सोशल नेटवर्किंग को भी एक फैड के तौर पे, एक फैशन और स्टेटस के तौर पे यूज किया गया. सोशल नेटवर्किंग के लिए सबसे पहले तो ये ख्याल होना चाहिए कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सोशल नेटवर्किंग के. जब वही क्लियर नहीं है तो मैं सेमिनार्स में, मीटिंग्स में जहां भी जाऊं वहां पे मैं अपने विजिटिंग कार्ड बांटता फिरूं, मैं उनको अपने आइडियाज से और प्रोडक्ट से या अपनी पर्सनालिटी से इंप्रेस ही ना कर सकूं, तो 90% लोग फौरन कार्ड फाड़ के तो डस्टबिन में फेंक देते हैं. दूसरे जो 10% होते हैं जो किसी वजह से आपका एक नेटवर्क बनते हैं, उन्हें भी तो कोई आपकी प्रोडक्ट, कोई आइडिया चाहिए जिसमें कंटेंट हो, जिसमें क्वालिटी हो, जिसमें इनोवेशन हो, तब वो नेटवर्क्स आपकी हेल्प कर सकते हैं. खाली आपकी जुबानी जमा खर्च पे, खाली आपके चाय पिलाने पे, खाने की दावतें देने पे इस तरह नेटवर्क नहीं बनते, और ना ही कोई फायदा होता है, बल्कि उल्टा खर्चा होता है और नुकसान होता है. और लोग चाय पी के, खाने खा के अपने मकसद में गुम हो जाते हैं. उसमें से बहुत कम ऐसे हैं जो आपके साथ चलते हैं, जो आपके सोशल पर्सनल फ्रेंड्स हैं. लेकिन उनके लिए भी आपके पास कोई वैल्यू एडिशन वाली प्रोडक्ट, कोई आपकी अपनी पर्सनालिटी, वो लाजमी होनी चाहिए. तब सोशल नेटवर्किंग काम आती है, वरना इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. ठीक है. अच्छा, क्योंकि आपने जिक्र किया तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा हम प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और सोशल और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बात कर लेते हैं. एज ए सोशल एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट जो है ये आम तरह से अवाम क्या समझ सके हैं, इसको हम पहले क्लियर कर लें कि व्हाट इज एक्चुअली अ सोशल एंटरप्रेन्योर. देखिए, सबसे पहले तो ये मैंने आपको क्लियर किया हमेशा कि एंटरप्रेन्योर का बुनियादी मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता.
हालांकि वो दूसरों से 10 गुना 100 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। उनका पर्पस होता है सोशियो इकोनॉमिक चेंज, डेवलपमेंट। तो सोशल फैक्टर जो है, समाजी जो अंसर है, वो बिल्ट इन है एंटरप्रेन्योरशिप में। लेकिन वक्त के साथ साथ इसको थोड़ा सा मजीद डिफाइन किया गया और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की एक शाख बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट की गई और उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया कि आपका मेन फोकस जो है वो आपका बिजनेस नहीं है, वो आपकी वो समाजी भलाई, वो आपकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसके लिए आप कोई काम कर रहे हैं। उसमें आप प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं, बट दैट प्रॉफिट डज नॉट गो टू द पॉकेट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड हिज टीम। डेफिनेटली जो लोग आपने पे रखे हुए हैं उनकी तनख्वाहें वगैरह आप देते हैं जो ऑलरेडी एग्रीड अपॉन है, वो प्रॉफिट या वो जो भी आपकी फंडिंग या आपके डोनर्स आपको पैसा देते हैं, वो सारे का सारा री इन्वेस्ट होता है उस एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस में जो आपने सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए शुरू किया हुआ है। खास तौर पे देखिए, समाजी भलाई का सबसे बड़ी एक्टिविटी और सोशल एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क होता है? जी, सबसे पहले कितनी काबिल तारीफ है आपका ये अखुवत वाला मॉडल। इसके अलावा कितने ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, कितने ऐसे वेंचर्स चल रहे हैं जो प्योर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल हैं। वो अपने रिसोर्सेज से, अपनी फंडिंग से पैसा भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा प्रॉफिट के तौर पे नहीं आ रहा, वो री इन्वेस्ट हो रहा है उसी प्रोजेक्ट में और लोगों की मजीद भलाई हो रही है। जहां पे आपने पूछा कि जनाब सोशल एक्टिविस्ट और सोशल एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है, तो मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो साथ साथ अपना बिजनेस मॉडल, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस, उसको एज ए बिजनेस भी लेके चल रहा है। सोशल एक्टिविस्ट जो है वो प्योर अपनी जात को, अपने आइडियाज को, अपने नजरियात को लेके चलता है और समाजी चेंज लेके आना चाहता है। सो बिजनेस एक्टिविटी इज द मेन डिफरेंस between a social entrepreneur and social activist. अच्छा, जो अमूमी तौर पे एक तस्वुर किया जाता है कि एज ए सोशल एंटरप्रेन्योर बनना एक आसान चीज़ है, जबकि मे बी आई एम रॉन्ग, एंटरप्रेन्योरशिप में जो सबसे टफ पार्ट है वो सोशल एंटरप्रेन्योर के एंड पे ही आता है, बिकॉज आपको पब्लिक को जिस तरह से डील करना पड़ता है, यू हैव टू ब्रिंग समथिंग फॉर द पब्लिक, और जो सबसे एक आपकी कोई कंज्यूमर मार्केट नहीं है, आपके पास एक तबका है पूरा जिसको आपने टारगेट करना है। अब जब हम बात करें हाउ टू डेवलप अ सोशल माइंडसेट, सोशल एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट किस तरह डेवलप करना है, आपके नजदीक फंडिंग की पॉसिबिलिटी किस तरह से कराई जा सकती है? CSR, हाउ टू टारगेट फॉर CSR, फंडिंग पॉसिबल कहाँ से जनरेट की जाए फॉर अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर? देखिए, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है वो ये है कि नॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा डिफरेंट और डिफिकल्ट है। उसकी वजह यह है कि इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या बिजनेस ग्रोथ या आपका जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो बहुत कम है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आपकी जाती जेबों में कोई प्रॉफिट नहीं जाता, आपकी जाती जायदादें नहीं बनती। लिहाजा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए और सेल्फलेसनेस चाहिए। तब आप आके उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं दूसरों के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए। सो पहला हिस्सा आपका बिल्कुल एग्री कि जनाब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज मच मोर डिफिकल्ट, इट रिक्वायर्स मोर मोटिवेशन, मोर डेडिकेशन। जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, देखिए ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के जो काम या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसके भी डिफरेंट मॉडल्स हैं। देयर आर मॉडल्स हु आर सेल्फ सस्टेनिंग, दे डोंट रिक्वायर एनी फंडिंग, वो सेल्फ सस्टेनिंग है, खुद ही इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की जाती है, उसी में खर्चे पूरे होते हैं और री इन्वेस्ट होते हैं। बट देयर आर प्रोजेक्ट्स जिनके लिए आपको एक्सटर्नल रिसोर्सेज की जरूरत होती है, गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप की, गवर्नमेंट की पैट्रोनेज की, गवर्नमेंट की फंडिंग की, प्लस प्राइवेट फंडिंग की, डोनर फंडिंग की। उसके लिए क्राउड फंडिंग के भी बहुत सारे आइडियाज हैं, उसके लिए डोनर फंडिंग के भी बहुत ज्यादा आइडियाज हैं। लेकिन
जब तक आपके आइडिया में जान नहीं होगी, जब तक ऑन ग्राउंड वो वर्केबल नहीं होगा, जब तक आपका इमेज और आपका कैरेक्टर बेदाग नहीं होगा, डोनर्स के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप ये 3 चीजें पैदा कर लेते हैं तो कई इंडिविजुअल डोनर्स, कई इदारे जब आके आपकी शख्सियत को, आपकी कारकर्दगी को देखते हैं तो देयर इज नो डेप्थ ऑफ फंडिंग, यू कैन जनरेट ए लॉट ऑफ फंडिंग। ठीक हो गया। लास्टली इस हवाले से मैं क्वेश्चन ये पूछूंगा, इनिशियली तो ज्यादातर सोशल वेंचर, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर्स क्राउड फंडिंग के थ्रू शुरू होते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग तक पहुंचने में बहुत कम सरवाइव कर पाते, बहुत कम रह जाते हैं। आपके ख्याल में इनोवेशन इन सोशल चेंज, सोसाइटी इतनी आसानी से सोशल चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती, आप किसी की ग्रामर सीधी कराओ तो रेजिस्टेंस आती है, तो जब आप सोशल चेंज लाने की बात करते हैं, जब आप सोशली एक आइडियोलॉजी या माइंडसेट या चीजें चेंज करने की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आती है। इस हवाले से एंटरप्रेन्योर को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किन प्रॉस एंड कॉन्स का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सजेस्ट मैंने ऑलरेडी कर दिया। देखिए कि अगर आपने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आना है तो आपका बड़ा जिगरा होना चाहिए, बहुत बड़ा मकसद होना चाहिए, सेल्फलेस आपकी अप्रोच होनी चाहिए। पहली चीज तो ये मैंने आपसे बात कर ली। उसके बाद मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ बेसिकली वो ये है कि हमारी जो फोकस्ड अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच हमारी है। मिसाल के तौर पे हमारा जो भी एक सोशल चेंज लाने का प्रोसेस है, क्या वो सोशल चेंज को हम सोसाइटी में इम्प्लीकेट करने के लिए किन फॉरम्स को, क्या खाली सोशल मीडिया पे हम रिलाई करके सोशल चेंज ला सकते हैं, खाली ग्राउंड पे ला सकते हैं, या हमें इनफॉर्मल तरीके भी अपनाने पड़ेंगे? देखिए, कम्युनिकेशन के लिए तो देयर आर मेन 6 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। हम सिर्फ डिजिटल मीडिया के पीछे ही पड़े हुए हैं। डिजिटल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कम्युनिकेशन का, बट देयर आर मेन 6 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। वो जाहिर है पता ही नहीं है, उसका पता करना जरूरी है, उसके जरिए इसको फैलाना जरूरी है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि चाहे आप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, आप में सब्र का मादा होना चाहिए। हर चीज ओवरनाइट नहीं होती, थिंग्स टेक टाइम। इसीलिए जिन लोगों में ज्यादा सब्र नहीं होता, अपने आइडिया के साथ प्यार नहीं होता, वो जल्दी हिम्मत हार देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कामयाब सोशल एंटरप्रेन्योर्स वो जुड़े रहते हैं, चाहे उन्हें साल लगे, 10 साल लगे, कईयों को पूरी उम्र लगती है, एंड अल्टीमेटली दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज। बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं पाकिस्तान में कि जिसमें उन्होंने सब्र किया, हौसले के साथ वो चले, लेकिन चूंकि उनका अज़म बहुत मजबूत था, आइडिया बड़ा जबरदस्त था, इसलिए वो कामयाब हुए। ठीक है। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, हमारी खवातीन जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है उनके लिए भी गालिबन एक बहुत मुश्किल टास्क होता है, बिकॉज सबसे पहले तो हमारा मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट कर लिया तो उनके लिए रेजिस्टेंस बड़ी होती है, एक्सप्लॉयटेशंस के बड़े रास्ते होते हैं। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो सिर्फ इस वजह से सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि वो लोगों के हाथों एक्सप्लॉयट बहुत होते हैं। वुमेन के लिए, खातून के लिए, लड़की के लिए एंटरप्रेन्योर बनना हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया हुआ है? देखिए, अमेरिका और यूरोप, जिसको आप बहुत मॉडर्न समझते हैं, उन्होंने भी 20वीं सदी के शुरू में ये सारा कुछ देखा है। बिकॉज शुरू ही से जो कल्चर रहा है कारोबार का, तिजारत का, जंगों का, मामलात का, वो मेल ओरिएंटेड रहा है। लेकिन खवातीन हर दौर में कुछ ना कुछ बिजनेस, कुछ ना कुछ सपोर्टिंग एक्टिविटी करती रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो आज हमने फेमिनिज्म और बाकी चीजों की वजह से ज्यादा शोर मचा दिया। खवातीन का रोल इंतहाई अहम रहा है हमेशा से। अब मौजूदा जमाने की अगर हम बात करें तो देहाती इलाकों में या कुछ फैमिलीज में इस तरीके के मिथ्स हैं, और उसमें रियलिटी बेस्ड मिथ्स भी हैं कि खवातीन को बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो सूट नहीं करते, उनकी मॉडेस्टी को, उनकी वैल्यूज को, उनकी रिस्ट्रिक्टेड इंटरैक्शन को सूट नहीं करते। तो क्या जरूरी है कि आपने उन बिजनेसेस में जाना है? उसके अलावा हजारों बिजनेसेस हैं जिन्हें खवातीन की जरूरत है। खवातीन को उन बिजनेसेस में लाजमी आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से नेगोशिएट करना चाहिए, बिजनेस लॉन्च करना चाहिए, उसके ऑपरेशंस को मैनेज करना चाहिए। इसमें दे कैन गेट द मेल सपोर्ट आल्सो, वो मुलाजिम हायर कर सकते हैं। मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं।
इसीलिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी बहुत अहमियत है। खास तौर पे पाकिस्तान में इकोनॉमिक साइकिल को चलाने के लिए खवातीन का बिजनेसेस में आना बहुत जरूरी है, लेकिन कौन से बिजनेसेस में आना जरूरी है इस पे डिस्कशन हो सकती है, इस पे कंसल्टेंसी की जा सकती है। अच्छा, कुछ केसेस में ये देखा गया है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए चीजें ज्यादा आसान होती हैं, मतलब घर से सिलाई शुरू कर दी, उसको ऑटोमेट कर दिया ई कॉमर्स के साथ, आपने केक्स बना के सेल करना शुरू कर दिए, होम डिलीवरी, मतलब खवातीन के लिए कुछ केसेस में देखा गया कि काफी आसान होता है अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को लेके चलना। मुश्तबा यही बात तो सोसाइटी को समझने की जरूरत है। There are businesses which cannot be run by male. And there are businesses which cannot be run by female. There are businesses which are very wonderfully can be run by male. Same way there are businesses which can be wonderfully run by female. लेकिन चूंकि हमारी पॉइजनस सोच है, हमारी मायोपिक थिंकिंग है, हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, इसलिए हम मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स चला के औरतों और मर्दों को भी ख्वार करते हैं और इकोनॉमी में भी कोई ज्यादा बेहतर चेंज नहीं आती। इस वक्त कई बिजनेसेस ऐसे हैं वुमेन स्पेसिफिक जिसमें वुमेन की इंतहाई कमी है, और अगर वो आ जाएं तो बहुत बाइज्जत तरीके से अपना रोजगार भी कमा सकती हैं, फैमिली को भी सपोर्ट कर सकती हैं, मुल्क को भी सपोर्ट कर सकती हैं। ठीक, अच्छा, सो बेसिकली आप क्या सजेस्ट करते हैं जो एक लड़की अप्रोच करती है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, आपके नजदीक कौन सी इस वक्त स्कोप पाकिस्तान में है जिसमें हमें आइडियाज जनरेट करने की, स्पेशली फीमेल्स को आइडियाज जनरेट करने की जरूरत है? देखिए, इस तरह तो काउंटलेस शोबे हैं जिसमें फीमेल जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। सिलाई कढ़ाई वाले मामलात हैं, ड्रेसिंग के मामलात हैं, कुकिंग के मामलात हैं, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड बहुत ज्यादा होम ट्यूशंस, बुक बाइंडिंग, किताबों को लिखना, उनकी कॉपीज बनाना, प्रोवाइड करना, रिसर्च पेपर्स, इसके अलावा मैं अब क्या बताऊं आपको, इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, पार्टीज हैं, फंक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, कैफेटेरियाज हैं, होटल्स हैं, स्मॉल शॉप्स हैं, टी रूम्स हैं, मतलब लाइब्रेरीज हैं, छोटी लाइब्रेरीज विद टी शॉप्स एंड कॉफी शॉप्स का बड़ा अच्छा चल रहा है, पौधे, नर्सरियां हैं, मतलब मैं कितनी तवील लिस्ट आपको गिनवाऊं कि जहां पे खवातीन बड़े बाइज्जत तरीके से अपना रोजगार कमा सकती हैं, एंड दे कैन अर्न अ लॉट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीजें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, अमूमन हमारे एंटरप्रेन्योर को छोटी छोटी चीजें करते हुए आर महसूस होती है, वो बड़ा ख्वाब देखता है, बड़ा करना चाहता है, लेकिन हर बड़ी ख्वाब का, बड़ी सोच का आगाज छोटे छोटे कदम से ही लिया जाता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों हमें छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब करना चाहिए, छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करके ही हम बड़े वेंचर्स क्रिएट कर सकते हैं, ओवरनाइट चीजें नहीं होती, हमारा जो एक मिसकंसेप्शन है। इस हवाले से मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी आप गुफ्तगू कर दे बिफोर वी एंड। देखिए, आपने खुद ही इसको सम अप कर दिया और बड़ी खूबसूरत बात की है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे, बहुत सारे लोग अपने बिजनेसेस में कामयाब नहीं हो पा रहे, बहुत सारे लोग अपने फैमिलीज के इश्यूज और लड़ाइयों को हल नहीं कर पा रहे, सिर्फ इसी वजह से कि वो बड़ी और दूर की चीजों पे नजर रखते हैं, छोटे छोटे कदम नहीं उठाते, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करते। तो मेरा अलविदाई इस प्रोग्राम का जो मैसेज है वो यही होगा कि बराए मेहरबानी मायूसियों की बजाय अपॉर्चुनिटीज पे नजर रखें, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें, उन्हें अवेल करें। बिजनेसेस के बेशुमार मौके हैं इस वक्त, और खास तौर पे मेहनत की आदत डालें। ये मैं हर प्रोग्राम में बात करता हूं कि मेहनत की आदत नहीं है लोगों को, खून पसीना बहाने की आदत नहीं है, बहुत कैजुअल, बहुत स्टाइलो, बहुत जो है वो बहुत ही जिस तरह कहते हैं पैम्पर्ड किस्म की लाइफ हम गुजारना चाहते हैं विद फुल ऑफ लग्जरीज, ऐसा नहीं होता। खून पसीना बहाएंगे, आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे, और तीसरी चीज, फौरन से पहले कदम उठा लें, छोटे छोटे कदम उठाएं, इंशाल्लाह मंजिल बहुत तेजी से करीब आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच औरंगजेब साहब। और आज की गुफ्तगू का हासिल है बहस ये कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए मुश्किलात आम लोगों से थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन
جو ثابت قدم رہتے ہیں وہ اپنی منزل ہمیشہ حاصل کر لیتے ہیں. آپ سب کے دیکھنے کا شکریہ, اور انشاءاللہ نیکسٹ براڈ کاسٹ میں آپ اگر کسی ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکشن کریں تو آپ کمنٹ میں یا ان باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں, ہم اس حوالے سے ڈسکشن بھی کریں گے. اینڈ تھینک یو ویری مچ اورنگزیب صاحب, آپ کا بھی. اس شعر کے ساتھ آج کے اس گفتگو کا اختتام کریں گے کہ جب اپنا قافلہ پورے عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہو گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اپنا اور اپنے پاکستان کا دھیان رکھیں. اللہ حافظ و ناصر. انشاءاللہ پاکستان